लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, जाओ और ठहरो। उसने बटवे में से मुझे 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। ये अपने पास रखो। वैसे हरभजन सिंह के पास काफी रकम होगी, तुम्हें जितनी जरूरत हो उससे ले लेना। उसे मैंने खास तौर पर कहलवा भेजा है कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 तक़रीबकारों को हलाक करने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाएगा। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरी मन घड़त कहानी का एतबार भी करेंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मुझ पर एतबार कर लिया था बल्कि मुझे पहले से ज्यादा एतमाद में ले लिया था। ट्रक आम साइज के ट्रकों जैसा था, सिर्फ उसकी बॉडी ऊपर से बंद थी। दोनों साइडों पर खिड़कियां बनी हुई थी। अंदर आमने सामने सिर्फ 2 बेंचों की तरह सीटें थीं। सीटों पर तकिए पड़े थे। हम सवार हो गए तो ट्रक चल पड़ा। तीनों आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ खुल गए और हम आपस में बेतकल्लुफ हो गए। उनकी तरफ से ज्यादा बेतकल्लुफी का इजहार हो रहा था। ये तीनों हिंदू थे। इनके बयान के मुताबिक बॉर्डर पर स्मगलिंग उनका पेशा था, मगर लक्ष्मी दयाल ने उन्हें भारी रकम देने का वादा किया है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम सुखबीर था कहने लगा, महाराज, हमने आधी रकम दिल्ली में ही उनसे वसूल कर ली है, क्या मालूम ये बात में मुकर जाए। मैंने लक्ष्मी दयाल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, जहां इस किस्म की बात नहीं होती। जितनी रकम बाकी है वो जब तुम पाकिस्तान में अपना काम पूरा कर लोगे तो तुम्हें उसी वक्त अदा कर दी जाएगी। दिल्ली से अमृतसर तक का बड़ा लंबा सफर था। ट्रक जब जमुना का पुल पार करने के बाद शहर के मज़ाफात से गुजरता हुआ जीटी रोड पर आया तो मैंने कहा, दोस्तों, मुझे तो नींद आ रही है, मेरा ख्याल है तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मैं सीट पर सरहाने पर सर रख कर लेट गया। एक आदमी सामने वाली बेंच पर लेट गया। बाकी दोनों बेंच के कोनों पर आमने सामने बैठे सिगरेट पीते और बातें करते रहे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर उसका क्लीनर लड़का बैठा हुआ था। ट्रक का पिछला हिस्सा आधा बंद था। ऊपर से खूब हवा अंदर आ रही थी। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। रात के 4 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। मुझे सुखबीर ने बताया कि रात के 4 बज गए हैं। हम लोग रात के पिछले पहर को भी रात ही कहते हैं, तावत्ते के सुबह ना हो जाए। मैंने सुखबीर से पूछा, सुखबीर, हम कहाँ तक आ गए हैं? वो बोला, बस जी मीरठ गुजर गया है, आगे मुजफ्फरनगर आएगा, फिर सहारनपुर और आगे अंबाला। ट्रक मुजफ्फरनगर रुक गया, जहां उतरकर हमने लारी अड्डे की कैंटीन पर चाय पी, कुछ देर आराम किया। उसके बाद ट्रक जीटी रोड पर सहारनपुर की जानिब रवाना हो गया। मुजफ्फरनगर में ही दिन निकल आया, मगर नाश्ता हमने मुजफ्फरनगर से आगे एक छोटे से शहर देवबंद में किया। यहाँ से ट्रक रवाना हुआ तो दोपहर से थोड़ा पहले हम सहारनपुर पहुंच गए। सहारनपुर थोड़ी देर के लिए रुके, उसके बाद अंबाला आ गया। मुझे पंजाब की डीआईजी पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कौर याद आ गई। अंबाले से हम लुधियाने और फिर जालंधर पहुंच गए, जहां से अमृतसर 40 मील के करीब ही था। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। अमृतसर के सीढ़ियों वाले पुल के ट्रकों के अड्डे पर ट्रक खड़ा हो गया, जहां हमने खाना खाया। ट्रक का ड्राइवर हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। हमें अमृतसर के सरहदी गांव अटारी पहुंचाने की उसकी ड्यूटी थी। वो हर स्टेशन पर जहां ट्रक रुकता था हमें आकर पूछ लेता कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमारे नाश्ते, चाय, सिगरेट और खाने वगैरह का बिल भी अदा करता। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हों। खाना वगैरह खाने के बाद हम ट्रक में सवार हो गए। ड्राइवर ने हमें बताया कि अब हम अटारी बॉर्डर वाले गाँव में ही जाकर रुकेंगे। ट्रक की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। ड्राइवर की हिदायत पर हमने ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी। ट्रक में अंधेरा हो गया। पीछे जो ट्रक का आधा हिस्सा खुला था, ड्राइवर ने उस पर भी तरपाल डाल दी। मैंने कहा, यार, अंदर तो अंधेरा हो गया है। सुखबीर बोला, कोई बात नहीं भैया जी, अटारी जहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। फिर सारी खिड़कियां खोल दी। ट्रक एक तरफ घूमकर आगे को चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रक एक चढ़ाई पर चढ़ रहा है। ये अमृतसर के रेलवे पुल की चढ़ाई थी। यहाँ से ट्रक सीधा चलने लगा। हम अंधेरे में बैठे थे। ट्रक कोई 10-1 मिनट चलता रहा। उसने एक मोड़ काटा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चल पड़ा, मगर उसकी रफ्तार बड़ी आहिस्ता थी। फिर एक तरफ को घूम कर रुक गया। ड्राइवर ने आकर पीछे दरवाजे पर पड़ी हुई तरपाल उतार दी और लोहे का कुंडा उतार कर दरवाजे का आधा हिस्सा भी नीचे गिरा दिया। ट्रक में बाहर की रोशनी आ गई। ये रोशनी सामने लगे एक खंबे पर जलते बल्ब की थी। खंबे की रोशनी में मुझे 3 वर्दी पोश सिपाही, जिन्होंने राइफलें उठा रखी थीं, ट्रक की तरफ तेज तेज चलते नजर आए। मैंने दिल में फौरन कहा, दोस्त, फंस गए हो। मेरी पार्टी के 3 आदमी छलांगे लगाकर ट्रक से उतर गए। मैं अभी तक अजीब उलझन में बेंच पर ही बैठा हुआ था कि एक सिख वर्दी पोश सिपाही ने ट्रक के पास आकर कहा, नीचे आओ तुम भी। मेरी पार्टी के आदमी हंस हंस कर सिपाहियों से बातें करने लगे। एक ने उनमें से किसी हवालदार को मुखातिब करके कहा, बच्चन सिंह, संभालो अपने आदमी को। 3 सिपाही, जिनमें हवालदार बच्चन सिंह भी था, ट्रक में आ गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचकर नीचे उतारा। 2 सिपाही राइफलें लेकर मेरे दाएं बाएं हो गए। मैंने कहा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हवालदार बच्चन सिंह ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं।
मुझे मेरी गफलत और बेसमझी की सजा मिल रही थी। इन लोगों ने बड़ी मक्कारी और अक्लमंदी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। आरएसएस की तकरीबकार ट्रेनिंग सेंटर का लक्ष्मी दयाल और कालिदास मुझसे ज्यादा चालाक और होशियार साबित हुए थे। मैंने उनके सामने जो कहानी खड़कर बयान की थी उससे वो समझ गए थे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और पार्टी के आदमियों को मैंने ही हलाक किया है, और ये कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ। खुद मुझे अपनी हिरासत में लेकर पूछगिछ करने की बजाय उन्होंने बाकायदा स्कीम बनाकर मुझे अमृतसर जेल के हवाले कर दिया था, जहां से मेरा भागना इतना आसान नहीं था। जो हकायक मुझे बाद में मालूम हुए उनकी थोड़ी सी झलक आपके सामने बयान करते चलें। इंडिया के मशरकी पंजाब में 7 जेल खाने अपनी बर्बरियत और पाकिस्तानी शहरियों के साथ गैर इंसानी दरिंदों जैसा सलूक करने में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनमें नापता, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना के जेल खाने हैं। इन जेल खानों में बड़ा जालिम अमला रखा जाता है। इन जेलों में जराइम पेशा कातिल और डाकुओं के साथ इन पाकिस्तानियों को भी कैद रखा जाता है, जिन्हें भारत में वीजे की मुद्दत गुजर जाने के बाद पकड़ लिया जाता है। या बॉर्डर पर कोई देहाती भूलकर इंडिया के बॉर्डर वाले किसी खेत में दाखिल हो जाता है तो उसे भी पकड़कर उनमें से किसी जेल में डाल दिया जाता है। उन सब पर यही इल्जाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जासूस हैं। आज भी इन जेलों में ऐसे कितने ही बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी तशद्दुद और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल या वाली वारिस नहीं। ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके कुंबों के साथ पकड़ लिया गया। इन जेलों में मासूम पाकिस्तानी बच्चे भी अपनी माओं के साथ कैद हैं। उनको रोज मारा पीटा जाता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ भारत में और कितने पाकिस्तानी जासूस हैं? इन बेगुनाह पाकिस्तानियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। चुनाचे उन पर हौलनाक तशद्दुद किया जाता है और उनमें से कोई पाकिस्तानी तशद्दुद से हलाक हो जाता है तो उसे वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। ये हक़ाइक़ उन पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा अहम है जो इंडिया की फिल्में बड़े शौक से देखते हैं। हवालदार बच्चन सिंह तो जब भी मेरी कोठरी के करीब से गुजरता तो मुझे गाली देता, बुलाओ अपने पाकिस्तान को, कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान? मुझे उसी वक्त मालूम हो गया कि ये अमृतसर की जेल है। इस जेल में पाकिस्तानियों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियां मैं दिल्ली बम्बई में बहुत सुन चुका था। अब मैं खुद वहां जुल्म सितम सहने के लिए लाया गया था। 2 आदमी मुझे घसीट कर एक कोठरी में ले आए और उसका सलाखों वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, अमृतसर की जेल की 2 लंबी बैरकें थीं। इन बैरकों में छोटी छोटी कितनी ही कोठरियां थीं। ये कैदियों की कोठरियां थीं जिन्हें जेल की इस्तिलाह में चक्कियां कहा जाता है। ये कोठरियां कोई 10 फुट लंबी, 11-12 फुट चौड़ी थीं। इनमें 3-3, 4-4 कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता था। मैं चूंकि नया नया आया था और मुझसे पूछगिछ का सिलसिला जारी था, इसलिए मुझे जनूबी बैरक की कोठरी में अकेला रखा गया था। मुझे कोठरी में पड़े मुश्किल से 5 दिन गुजरे होंगे कि मेरे पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं और उसी तरह उठाकर जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ले जाया गया, जिसके कमरे के बाहर SSP लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा कि वो एक सिख था जिसकी आंखें लोमड़ी की आंखों की मुशाबहत रखती थीं। उसने सिपाहियों को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया और 10-15 सेकंड तक घूरने के बाद कहने लगा, यहाँ भारत में और कौन कौन से पाकिस्तानी जासूस हैं? मैंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इस सुपरिटेंडेंट का पूरा नाम सुखविंदर सिंह दुग्गल था। उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरे अंदर हौसला पैदा हो गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। इसका मतलब था कि जो लोग मुझे हिंदू ही समझ रहे थे। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सरदार साहब, इन लोगों को मेरे बारे में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं देशभक्त हूँ, इसलिए पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहा था। दुग्गल सिंह इस दौरान टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। कहने लगा, मगर तुमने तो अपनी पार्टी के सारे आदमियों को मार डाला, हिंदू होकर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर फोर्स से मुकाबला हो गया और मेरे साथी उनकी फायरिंग से हलाक हो गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी बातों का दुग्गल सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक फाइल खोलकर सामने रखी, मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हिंदू हो? मैंने कहा, जी हाँ, ब्राह्मण हिंदू हूँ, मेरा नाम मुरली प्रसाद है। दुग्गल सिंह ने एक सिपाही को बोला, इसकी पतलून उतारो। सिपाही ने फौरन ऑर्डर पर अमल करते हुए मेरी पतलून उतार दी। मेरे मुसलमान होने का हतमी सबूत उन्हें मिल गया। दुग्गल सिंह ने मुझे और पाकिस्तान को गाली देकर कहा, मेरा नाम दुग्गल है, सुखविंदर सिंह दुग्गल। मैं तो पाकिस्तानी जासूस को उसकी चाल से पहचान लेता हूँ। ले जाओ ऐसे, सुबह इसकी खबर लूंगा। देखता हूँ कैसे ये अपने साथी जासूसों के नाम नहीं बताता। मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी थीं। मेरा खेल खत्म हो गया था। अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। सिपाही मुझे खींचते हुए बाहर ले गए।
बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी मार कुटाई शुरू कर दी। वो मुझे लातें और घूंसे मार रहे थे और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। वो मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए, कोठरी में बंद कर दिया। मैं कमांडो था, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह से मारा पीटा था कि मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। थोड़ी देर गुजरी होगी, हवालदार बच्चन सिंह एक आदमी के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही मुझ पर थप्पड़ों और घूसों की बारिश कर दी। मैं जवाब में उनकी गर्दनें तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो मुझे वहीं शूट कर दिया जाता। फिर उन्हें मुझे हलाक करने का जवाब मिल जाता। मैं उनकी पिटाई सहता रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं बॉर्डर के गांव आया हुआ था। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गया हूँ और राष्ट्रीय सेवक संघ में तेरा बाप गया था। वहां क्या लेने गए थे? हवालदार बच्चन सिंह ने ये कहकर एक बार फिर मेरी पिटाई शुरू कर दी। वो इस बेदर्दी से मुझे पीट रहा था जैसे मैं उसका अजली दुश्मन हूँ। इसमें कोई शक भी नहीं था। भारत का हिंदू और हर सिख पाकिस्तान के मुसलमान को अपना अजली दुश्मन समझता है। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो दूसरे आदमी ने मेरी कुटाई शुरू कर दी। उस वक्त मैंने अब भी कमांडो ट्रेनिंग से काम लेते हुए अपने जिस्म को सख्त बना लिया और अपने ऊपर बेहोशी तारी कर ली। मेरा जिस्म बेहिस हो गया था, मगर मैं पूरी तरह से होश में था और इन लोगों को नीमवा आंखों से देख रहा था। मुझे फर्श पर बेहिस पड़ा देखकर वो लोग रुक गए। जो आदमी मुझे पीट रहा था उसने कहा, हवालदार ये तो मर गया है। और नहीं हुए, इसे अभी नहीं मारना, इसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों का पूछ कर मारना है। उन्होंने मेरी नब्ज देखी और मुझे वहीं छोड़कर चले गए। सारी रात मैंने जगह जगह से दर्द करते जिस्म की अजियत बर्दाश्त करते गुजार दी। सुबह हुई तो मुझे कोठरी से निकाल कर एक दूसरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। उस कोठरी में छत के साथ 2 जंजीरें लटक रही थीं। दीवार के साथ 2-3 स्टूल पड़े थे। एक तरफ लोहे का शिकंजा दीवार के साथ लटक रहा था। मुझे फर्श पर फेंक दिया गया। एक आदमी छत की जंजीर को इधर उधर करने लगा। इतने में दुग्गल सिंह 2 आदमियों के साथ अंदर आकर स्टूल पर बैठ गया। उसने मुझसे पूछगिछ शुरू कर दी। अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के नाम पते बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान भी भिजवा दूंगा। क्या कहते हो? तुम्हारे साथी कौन कौन है और भारत के किस किस शहर में है? मैंने दर्द की टीसें बर्दाश्त करते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। दुग्गल सिंह ने इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। एक ने मेरे पांव जंजीर के साथ बांधे। दूसरे आदमी ने दूसरी जंजीर को खींचना शुरू कर दिया। ऊपर चरखी लगी थी। मैं उल्टा होकर लटक गया। मेरा सर फर्श से कोई 5 फुट ऊंचा था। बाहर से मिट्टी का एक बड़ा प्याला लाकर मेरे सर के नीचे रख दिया गया। उसमें से धुआं उठ रहा था। ये धुआं मेरी नाक और मुंह में घुसने लगा। ये हरमल का धुआं था। मैंने सांस रोक ली, लेकिन कब तक? सांस लिया तो सारा धुआं मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मुझे बेइख्तियार खांसी आ गई। मेरी जंजीर को एक आदमी ने बांस से पकड़ रखा था। दुग्गल सिंह की आवाज आई, अब भी बता दो तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं? उनकी निशानदही कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। उसके साथ ही धुआं एक बार फिर मेरे मुंह और नाक के रास्ते फेफड़ों में भर गया और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर मर्द मोमिन कमांडर कमाल शाह ने होशंगाबाद के जंगल में बड़ी जबरदस्त और हर किस्म की अजियत बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग दी थी, मगर मुझे धुनी नहीं दी थी। मुझे जो धुनी दी जा रही थी उसने मुझे बेहाल कर दिया था। अगरचे मैं सख्त जान था, मगर आखिर इंसान था। जब तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मेरा सांस रुकने लगा तो मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं स्टूल पर बैठा हुआ था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे और मेरा सर लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। दुग्गल सिंह मेरे सामने स्टूल पर बैठा था। मुझे होश में आता देखकर उसने मुझसे कहा, बताओ तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ पर हैं? मैंने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ। यकीन करें, धूनी ने मेरे जिस्म की सारी ताकत छीन ली थी। मुझे शिकंजे में कसा जाने लगा। जब मुझे अपनी खोपड़ी चटकती हुई महसूस होने लगी तो मैंने कहा, क्यों ना इन लोगों को झूठ मूठ 2-4 मुसलमानों के नाम बता दूं और पते भी गलत सलत लिखवा दूं। आप ही ढूंढते फिरेंगे, कम से कम मेरी जान तो इस अजाब से बचेगी। मैंने हाथ उठाकर कहा, बताता हूँ। उस वक्त शिकंजा ढीला हो गया। दुग्गल सिंह ने इशारा किया। मेरे सर से शिकंजा उतार लिया गया। मुझे पानी पिलाया गया। दुग्गल सिंह खुश होकर कहने लगा, पहले बता देते तो क्या हर्ज था। खैर बताओ, क्या नाम है तुम्हारे साथी जासूसों के और वो कहाँ कहाँ पर हैं? पानी पीने के बाद मेरी हालत कुछ संभल गई। मैंने कहा, मेरा सिर्फ एक ही साथी जासूस है, उसका नाम खुदा बख्श है। वो नागपुर के मोहल्ला चांदीवाला के मकान नंबर 15 में रहता है। नागपुर शहर का नाम मैंने इसलिए लिया था कि वो वहां से बहुत दूर था। इस तरह भी उन्हें 2-4 दिन लग जाते। दुग्गल सिंह ने फाइल पर ये नाम और पता लिख लिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, दिल्ली में तुम जिस आदमी गुल खान के पास रहते थे, तुमने उसका नाम नहीं लिया, वो भी तुम्हारा साथी है? मैं संभल गया। गुल खान पर शक पड़ना कुदरती बात थी।
जाहिर है गुल खान ने ही मुझे उस मुतासिर मुसलमान रहीम बख्श के जरिए तकरीबकार ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय सेवक संघ के डायरेक्टर लक्ष्मी दयाल से मिलाया था और उसी की सिफारिश पर मुझे हिंदू समझकर भर्ती किया गया था। इस एतबार से गुल खान का पकड़ा जाना यकीनी था। रहीम बख्श ने तो ये कहकर जान छुड़वा ली होगी कि गुल खान उसे लेकर मेरे पास आया था। मेरा उस जासूस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सोचने लगा न जाने हमारे इस मास्टर स्पाई गुल खान पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो जरूर रुपोश हो गया होगा। एक और बात भी मुझे मुसलसल परेशान किए हुए थी। इन लोगों को अभी मेरे साबिका रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था